बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी वेडनेसडे 6 टू 7 पीएम मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल के अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम ये लाइव है, टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब अपना सवाल पूछें, एक तो वो मुख्तसर हो, और सेकंड ये कि जब आपका फ़ोन हमसे सवाल पूरा हो जाए तो आप अपने फ़ोन को कट करके टीवी पे आंसर सुनें, क्योंकि वो कुछ 20 सेकंड या 30 सेकंड गैप होता है, वरना फिर हमारी जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। ये प्रोग्राम का जो असल मकसद, थैंक यू टू सराज टीवी तमाम मैनेजमेंट को कि वो कम्युनिटी काम कर रहे हैं, साथ-साथ हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लेटेस्ट लॉज़ हैं उसके बारे में बात करना है, या लोगों को एक जनरल लॉ के बारे में अवेयरनेस देना है। लेकिन अगर आपका केस कोर्ट में हो, या आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उसमें कोई प्रोसेस आ रहा है, या आपको फर्दर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या अनफॉर्चुनेटली आपका किसी केस स्टेज पे केस रिफ्यूज हो गया हो, या फिर ये कि आपको डिटेल कोई कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस चाहते हो, तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि या तो आप हमें आके फिजिकली मिलें, हमें लॉ सोसाइटी से, वेबसाइट से, सोशल मीडिया से आप ट्रेस आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद रियाज गुल है, अगर आपने सर्च करना हो। और या उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको मुश्किल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप किसी लोकल वकील के पास चले जाएँ। उनको तमाम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, वो दिखाएँ, ताकि वो तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बेहतर एडवाइस कर सकें। बहुत सारी डिस्कशंस लेटेस्ट चल रही हैं, लेकिन मेनली क्योंकि ये आज काफ़ी दफ़ा ये सवाल आया है कुछ लोगों की तरफ से, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काफ़ी अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू जिसको हम एक मॉडर्न लाइफ कह रहे हैं, या ये समझ लें एक सेकंड जो जिस फेज़ में हम चल रहे हैं इस वक़्त, अब एक तो ये प्रॉब्लम आ गई है विदाउट गोइंग टू द लॉ कि हमारे नेचर में हमारी जो एक्शंस हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली वेदर यू आर मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉय, हमारी ना टॉलरेंस बहुत कम हो गई है। अब उसमें जब टॉलरेंस कम है तो हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते, और मोस्ट लाइकली स्पेशली यूके के अंदर हर बंदा जो है वो किसी पे फाइनेंशियली और फिजिकली डिपेंडेंट भी नहीं होता, तो इसलिए वो भी एक जो जो सेक्टर है या फैक्टर है, वो दोनों ही इस पे इशू नहीं आता। तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली जो फैमिलीज के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी सारे ब्रोक हो रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि अब हमारे पास किसी वकील के पास जाओगे या खुद अप्लाई करोगे, सोशल सर्विस के पास जाओगे, किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे, तो जो भी कंसल्टेंट है उसका देखिए उनकी मेरा ख्याल है कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ तमाम की ख्वाहिश होती है कि इनकी रिकन्सिलिएशन हो जाए, ये दोबारा मीडिएशन कर लें। लेकिन अगर फिर भी मामले ठीक नहीं होते, तो फिर ऑफ कोर्स एज़ ए लीगल ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडवाइस करना, कि अगर ये पोज़ीशन हो जाए कि कोई ऑप्शन नहीं है टू बिकम टू रिकंसाइल और टू रीयूनियन और द मीडिएशन, देन ऑफ कोर्स एक कोई ना कोई आपके पास जो प्रोविजंस हैं, जो लूप होल्स हैं, या कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन जिसको हम कह सकते हैं कि अंडर द लॉ आपको कौन-कौन सी रेमेडी अवेलेबल हो सकती हैं। और वो उसी सूरत में हो सकती हैं कि आपके जो सर्कमस्टांसेस होंगे, क्योंकि हर बंदे के लिए सेम कैटेगरी नहीं आती। लॉ ये कहता है कि अगर आप यूके के अंदर एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे आते हो, तो जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो एक प्रोबेशन टाइम है, ये एक टेस्ट टाइम है, आपका ट्रायल है, देखना है कि क्या आप दोनों की जो डिसीजन लिया है शादी का, क्या इसका जो मकसद है वो जेन्युइनली टू बिकम एज ए फैमिली है, या कहीं कन्वीनियंस ऑफ मैरिज तो नहीं है। पहले ये 1 ईयर्स का होता था कि 1 साल के बाद आपको इंडेफिनिट मिलता था, आई थिंक 2001 में या 97 में समटाइम्स, ये चेंज होके फिर 2 साल पे चला गया, और जुलाई 2012 में ये 2 साल से जो प्रोबेशन टाइम था ये 5 साल पे चला गया।
अब होता ये है कि अगर इवन विद इन अ कंट्री आप लीव टू रिमेन अप्लाई करते हो डिपेंडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन एक्सटेंशन, और फिर उसके 5 साल पूरी करते हो इंडेफिनिट, या आप फॉरेन से एज ए डिपेंडेंट स्पॉन्सर करते हो या एज ए डिपेंडेंट आते हो, तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5 years यू विल बी इन अ पोजिशन टू अप्लाई फॉर द ILR। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट ये वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं कि अगर ऐसा मामला आ जाए कि आपको डिवोर्स पे चला जाता है मामला, या आप सेपरेशन होती है, तो फिर भी जो डिपेंडेंट है उसके जो राइट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन एक जो ऐसी चीजें आती हैं, सपोज करें साथ साथ कॉल आ रही है, लेते हैं कॉल आ की फर्स्ट कॉल थे जी। हेलो। हाँ जी, सलाम साहब। जी वालेकुम सलाम जी, आप लाइव हैं टीवी पे, बड़े सवाल ਵਧੀਆ की आपके। ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ? जी आप ऑफिस, मैं टीवी पे लाइव हूँ, आपने कोई सवाल पूछना है या सिर्फ ऑफिस को पूछना था जी? नहीं नहीं नहीं, मैं कहा मैं कल ਨੂੰ आऊंगा तो हो तो टाइम बहुत होगा 6 बज गए। ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन कम टुमारो। सॉरी आई थिंक मेरे ख्याल आप ऑफिस के बारे में कॉल कर रहे हैं। अच्छा जी, शायद ये ऑफिस की कॉल थी। राइट, हम बात कर रहे थे कि अगर ये पोजीशन आती है कि वो पोजीशन हालात ऐसे ख़राब हो जाते हैं कि आपको डिवोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो ठीक है डिवोर्स होती है। लेकिन अब इसके साथ-साथ एक सेकंड कंडीशन है कि क्या जो डिपेंडेंट है, जहाँ पे स्पाउस वीज़े पे था, अब क्या उसके हालात जब उसको डिवोर्स की गई, उसको सेपरेशन हुई है, क्या उसके साथ कोई वायलेंस भी हुआ है? या वेदर, इसमें फिर सवाल वही है कि वेदर यू आर द हस्बैंड और वाइफ। अगर जो डिपेंडेंट है, जो यूके में एज ए स्पाउस वीजे पे है, और उसको ब्रिटिश स्पाउस की तरफ से उसको कंट्रोलिंग किया जा रहा है, उसको बुलिंग किया जा रहा है, या उसको हरास किया जा रहा है, या उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, वेदर फ्रॉम द पार्टनर और फ्रॉम द इन लॉज, अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो उसकी फैमिली आपको ये कर रही है, तो यस आपके पास रेमेडी है कि यू कैन मेक द एप्लीकेशन फॉर लीव टू रिमेन और फॉर द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस किस कैटेगरी का होता है? नंबर वन, ये नहीं कि अपने फिजिकल आपको विक्टिमाइज हुए तब होएगा, अगर आपको मेंटली तौर पे टॉर्च किया जा रहा है और उस पे भी आपका क्लेम बनता है। अगर आपको फिजिकली किया जा रहा है, या फिर अगेन वेदर फ्रॉम द स्पाउस और इमीडिएट फैमिली जो कि आपके साथ एज हाउस होल्ड में रह रहे हैं, आप लोग जिसके साथ रह रहे हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि आपने जो एप्लीकेंट कर रहा है, वो एप्लीकेंट की फिर उसके आगे रिक्वायरमेंट आती है कि क्या वो किस कैटेगरी या किस लेवल का या किस सेंसिटिव उसकी उसकी हम से द लेवल ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ दिस मैटर क्या होएगी। तो वो ये डिपेंड करता है कि उसके पास जब उसको डोमेस्टिक या वायलेंस हुआ है या विक्टिमाइज हुआ है, तो उसके पास क्या प्रूफ है। क्या उसने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया था जब उसकी ज्यादती हो रही थी, जो कि बिल्कुल ईज़ी हो सकता है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए आप डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं। क्या कोई पुलिस में आपने इसको बात की थी? क्या कोर्ट में आपकी कोई मैटर किया है? या कोई फैमिली के आपके और दोस्तों किया हो, या कोई इसका कोई इवेंट हुआ है तो इसके इवेंट के आपके पास प्रूफ हो, अगर किसी भी जगह पे आपको फिजिकल अब्यूज़ किया गया तो क्या आपके पास ब्रूसेस हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? तो ये तमाम चीज़ें उस वक़्त जब कोर्ट में जाते हो या जब आप होम ऑफिस को अप्लाई करते हो, तो यू नीड टू बी डेमोन्स्ट्रेट ऑल दिस एविडेंस along with application कि ये मैं I've been the victim of the domestic violence physically and mentally, and these are the number 1 2 3 4 5 I have evidence in the favor of my claim, बट मोस्ट लाइकली कोर्ट कहती है कि कम अज़ कम या तो आपका कोर्ट से मैटर हो, इवन नॉन मिनिस्टर ऑर्डर हो, या कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, या कोर्ट से कोई जजमेंट हो आपकी फेवर में अगेंस्ट द योर स्पाउस। सेकंड ये कि अगर आपने पुलिस को रिपोर्ट की, तो पुलिस ने क्या उसने क्वेश्चन किया था, उसको वॉर्न किया है, या उसको अरेस्ट किया है, या डिटेन किया है, तो ये क्या प्रूफ आपके पास है। थर्ड ये आता है कि अगर आपने नॉमिनेशन ऑर्डर भी नहीं है, डॉक्टर की अपने कोर्ट में भी नहीं गए, तो क्या आपने डॉक्टर को बताया था? क्या डॉक्टर ने को आपको बताया तो किस नौयत का था? वेदर दे रेफर यू फॉर द सोशल काउंसलिंग, या आपको फिजियोथेरेपी के लिए, या आपको उन्होंने स्पीकिंग थेरेपी के लिए रेफर किए। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ एक डिस्कस हो सकते हैं।
अब सवाल आता है कि इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपके 2 साल में हैं या कुड भी पॉसिबल है कि आपको फर्स्ट 10 डे के अंदर आपके खिलाफ वायलेंस हो गया हो। अगेन वो चेक होगा कि किस लेवल तक आपके साथ ज़्यादती हो रही है। और इस केस में क्या होता है कि अगर ये एप्लीकेशन जो आप अंडर डोमेस्टिक वायलेंस करते हो और जब वो ग्रांट होगी तो आपको यहाँ पे इंडेफिनिट मिल जाएगा। अब पहला स्टेप तो ये है कि जो स्पाउस वीज़े पे यहाँ पे हैं उनको 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट मिलता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस की वजह से ये डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आप विक्टिम हो गए, आपने डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन कर दी, तो आपको इंडेफिनिट ग्रांट होएगा। अब उसके बाद सेकंड स्टेज ये आती है कि जब आपको इंडेफिनिट ग्रांट हो गया तो फिर उसके बाद आपने सेटलमेंट या आपकी जो ब्रिटिश सिटीजनशिप कैसी जाएगी। जो नेशनैलिटी का रूल्स है वो ये कहता है कि अगर आप यूके में नेशनैलिटी की एप्लीकेशन करोगे तो यू मस्ट हैव टू कंप्लीट 5 इयर्स इन द यूके। अब यूं है कि आप किसी भी कंट्री से एज ए स्पाउस यहाँ पे आए, साल बाद पता चला ज्यादती हो रही है, आपने डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन दी, आपको इंडेफिनिट ग्रांट हो गया विच इज़ 1 ईयर्स एंड हाफ 6 मंथ के अंदर। अब आप उसे 1 साल के बाद नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 2 कंडीशन पूरी करनी होती हैं नॉर्मली। 1 कि आपके पास इंडेफिनिट हो और उसको कम से कम 1 साल हो गया हो, और दूसरा कि आपने यूके के अंदर कम से कम लीगली 5 साल गुजारे। तो अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे इंडेफिनिट ग्रांट हो जाता है, जो कि आपके यूके में इंटर होने से 2 साल 3 साल के अंदर अंदर हो गया है, तो फिर आप उसके 12 महीने के बाद नेशनैलिटी अप्लाई नहीं करोगे, आपको वेट करना पड़ेगा। द 5 years you need to complete from the day you arrive in the UK, and then after completing of the 5 years from your arrival, then you will be eligible to make the application for naturalization certificate। तो जब आप नेशनल सर्टिफिकेट करते हो उसके बाद वो आपको नेशनलिटी ग्रांट होती है, और उसके बाद फिर आप जाके सेरेमनी ओथ करते हो, और उस ओथ के बाद आप फिर नए पासपोर्ट की एप्लीकेशन करते हो। लेते हैं कॉल। हेलो। हाँ जी भाई साहब ठीक है। हाँ जी ठीक जी। भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। कादे बारे भाजी? ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ अपनी बेटी के बारे च ना? ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਣਾ अच्छा ਸੀਗਾ। की पूछा भाजी? 17 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। 17 महीने हो गए अप्लाई किए थे, ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦਸੰਬਰ ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਚ ਹੋਣੇ ਆ। 7 ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਚ ਹੋਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ, ਇਹ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾ, ਤੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਜਿੱਦਾਂ? ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਇਆ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਹੁਣ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਭਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਬਿਫੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 2-4 ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਅਗਰ ਤੇ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ ਜਾਂ NHS ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਪੇ ਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਫੀਸ ਐਂਡ NHS ਫੀਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ NHS ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੇਸ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਲ MP ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੇਸ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਗਿਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਵਾਈਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ NH ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਥੈंक यू मच, अप्रिशिएट। अच्छा जी, जरा सवाल क्योंकि इनका ये था रेलेवेंट हो गया। अब हम बात अगेन कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। अच्छा, ये डोमेस्टिक वायलेंस का जैसे बोला कि अगर आपको इंडेफिनिट ग्रांट भी हो जाए, उसके बावजूद आपने 5 साल लीगली यूके के अंदर अपने प्रूव करने हैं, देन आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करते हो। अच्छा, अब होता क्या कि जब किसी भी बंदे के पास वेदर दे आर डिपेंडेंट और किसी वीज़े के ऊपर भी हो, जब उनके पास इंडेफिनिट वीज़ा ग्रांट हो जाता है, तो उसका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस बन जाता है, वो किसी का डिपेंडेंट नहीं होता उस वक्त। अब हाँ, ये अलग बात है कि उसको नेशनलिटी के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉज के मुताबिक 5 साल पूरे करने हैं। अदरवाइज जिसके पास इंडेफिनिट है, उसके वो तमाम राइट्स हैं कि वो जब जहाँ से जाना चाहें कहीं अपने होम कंट्री में जा सकते हैं, किसी और कंट्री में जाना वीज़ा लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पे उनको रहने की, काम करने की, बिजनेस करने की, मॉर्गेज लेने की और ट्रैवल करने की यहाँ पे फुल राइट्स होते हैं अंडर द ILR। वो किसी भी कैपेसिटी में मिला हो, अगर आप यूरोपियन थे तो आपको स्टेटस मिल गया है, और अगर आप ब्रिटिश के नेशनल थे या किसी टीयर के ऊपर थे, टीयर 1, 2 एनी कैटेगरी, टीयर 4, तो जब उनकी बेस पे आपको डेफिनेट मिलता है तो आपके पास एक फुल राइट्स हैं, और सिर्फ इशू आता है उसके ऊपर के नेशनलिटी का क्वालिफाइड करते अप्लाई करने के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस का एक तरफ तो ये पॉजिटिव है कि यस कि आपके पास राइट है, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, इफ यू आर द विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटली और फिजिकली, yes you can claim and you can make the application under the domestic violence for leave to remain or for settlement in the UK। बट अनफॉर्चुनेटली देखा जा रहा है कि कुछ इसके अंदर इसको मिस यूज समझने भी हो रहा है। उससे प्रॉब्लम क्या आता है कि एक तो फैमिली डैमेज हो रही है,
और साथ ही साथ जिस बंदे के ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन लग रहे होते हैं या इस केस को बनाने के लिए कुछ कोई फेक स्टेटमेंट है या कोई फॉल्स एलिगेशंस हैं, तो उससे अनफॉर्चुनेटली जो पे आप लगा रहे हो एक फॉल्स एलिगेशंस, उसकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट होता है। तो प्लीज़ ये मेरी तमाम व्यूअर्स से हमेशा और हमारे क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अगर आपका जेन्युइनली लेजिटिमेट मैटर है, तो फिर इस ऑप्शन को या जो भी कैटेगरी है इसको ड्रॉप करें, वरना अदरवाइज़ एक लेमैन के लिए ये बड़ा किलिंग और बड़ा डेंजरस एक्शन है कि सिर्फ फॉर द स्टेटस आप किसी पे इल्ज़ाम लगाओ और उसका चलो स्टेटस तो मिल जाएगा, लेकिन एक जो मेंटली तो फिर किसी को डिस्ट्रॉय करना है, डैमेज करना है, वो मेरे ख्याल में एज ए मॉरली और ऑफ कोर्स रिलीजियसली और देन बाय लॉ ये एक राइट ऑप्शन नहीं है। ये प्रोविजन है लॉ के अंदर कि अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स वीजे पे हैं तो आप यहाँ पे रहते हुए अपने आप को सेट कर सकते हो, लेकिन इसकी जो एज ए डिस्क्लेमर मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसका राइट यूज़ होना चाहिए। अगर जेन्युइनली है तो फिर ये वर्थ करता है। अब इसके रिलेटेड एक और चीज़ सवाल आता है कि जो लोग यहाँ पे सपोज करें टीयर 2 पे हैं वर्क परमिट के ऊपर, या टीयर 4 स्टूडेंट के वीज़े पे ऊपर हैं, या किसी ऐसे वीज़े पे जिसको हम डिस्कशन लीव बोल लेते हैं, जो नॉन सेटल के डिपेंडेंट अगर हो, या दोनों बंदों के पास अगर लिमिटेड लीव टू रिमेन हो, तो उस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ स्टैंड करता है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन है, ये मोस्ट लाइकली और कॉमनली सिर्फ उस वक्त एंटरटेन होती है जब आपका जो स्पाउस है वो या तो यहाँ के अंदर ब्रिटिश सिटीजन हो, या उसके पास यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट स्टेटस हो, वो उसके पास इंडेफिनिट है, या उसके पास परमानेंट स्टेटस हो, तो उन दोनों सूरतों में भी कंसिडर किया जा सकता है। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको सवाल पूछना था कि मैं स्टूडेंट आया हूँ यहाँ पे। राइट। तो 6 मंथ्स हो गए मुझे। साथ वाइफ है मेरी। ठीक। तो पूछना ये चाह रहा था कि अब मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ उसके पास टीयर 2 जो है वो वीजा है, क्या मैं उस पे कन्वर्ट हो सकता हूँ? आप डिपेंडेंट वीजे पे यहाँ पे हैं? मैं स्टडी वीजे पे हूँ यहाँ पे। राइट। थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप मेरे ख्याल टीवी फ़ोन बंद कर दें और टीवी पे आंसर सुनें। नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के जो लोग ज़्यादा कर सकते हैं वो वही कर सकते हैं अगर आप इफ़ यू आर द डिपेंडेंट ऑफ द सेटल्ड पर्सन। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट ऑफ द लिमिटेड लीव टू रिमेन के हो, तो फिर अनफॉर्चुनेटली उसमें आपको ये जो रेमेडीज हैं वो नहीं मिलती। उसकी रीज़न ये है कि जो बंदे के खिलाफ क्लेम कर रहे हैं वो खुद यहाँ पे सेटल नहीं है, तो देन हाउ यू कैन गेट द रेमेडी अंडर द इमिग्रेशन लॉज। अब जो सेकंड सवाल आया है टीयर 2 के बारे में, यस मेरे भाई आपके पास यहाँ पे लीगल स्टेटस है, एंड जो स्टेटस आपका टीयर 4 है इज स्विचेबल फॉर टीयर 2, ये सब जा सकते हो। कंपनी के पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए, और कंपनी जो आपको जॉब ऑफर करे वो जो भी कॉस्ट के अंदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो उसको मीट करना चाहिए। एज फार एज आपकी कंपनी ऐसे सेटिस्फाइड है कि आपके पास इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, फंड्स पूरे हो रहे हैं, और आपकी जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है या वर्क एक्सपीरियंस है वो उस कैटेगरी को मीट कर रहा है, बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं। अब सवाल ये कि क्या टीयर 4 स्टूडेंट पर्सन इज एलिजिबल टू मेक एप्लीकेशन विद इन कंट्री? यस ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई। अब सेकंड आएगा कि क्या आपकी एप्लीकेशन उस मेरिट को फॉलो कर रही है या उसको पूरा कर रही है कि नहीं कर रही। ये एक कंसिडरेबल एस्पेक्ट्स है। जब आप अपनी एप्लीकेशन करोगे तो मेनली 4 चीज़ें देखी जाती हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट है जो रिक्वायर्ड है, और फोर्थ है कि आपकी जो सैलरी है वो आपको क्या दे रहे हैं, और आपके पास क्या मेंटेनेंस फंड्स आपके पास है या आपको आपका एम्प्लॉयर है वो उसकी फंड्स पे आप अप्लाई करोगे। अगर ये 4 चीज़ें पूरी हो रही हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हो। ये वो तमाम लोग यूके के अंदर क्वालिफाइड करते हैं टू स्विच फ्रॉम टीयर 2 4 स्टूडेंट or even they are dependent
to tier 2 work permit or skilled worker visa as far as they meet the criteria. पहले ये लॉ नहीं था, अब ये कहते हैं कि यस कि आप अगर किसी कैटेगरी में भी हैं तो आपका जो स्टेटस है ये स्विचेबल है टुवर्ड्स टियर 2 वर्क परमिट। तो जो आपका सवाल था यस कर सकते हैं। और सेकंडली आपके इसके मेरिट्स क्या हैं, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक। अगर हमसे दिखाना चाहते तो बहुत है वेलकम, लेकिन थर्डली ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसको चीज़ें चेक करवा लो, क्योंकि जब उसने कोर्स लेटर को इशू करना है तो ही नीड टू मेंशन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही असेस्ड by the time of the interview and on what documents basis your qualifications, your work experience basis you offer the job to the employee। and the third जो है कि आपने जो उसको ऑफर कर रहे हो उसकी सैलरी, उसकी लोकेशन, उसका टाइमिंग और जॉब टाइटल, सर्विसेज वो क्या होंगी, और ये सारी की सारी लिखी जाएंगी कॉस्ट के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर। तो अगर ये आप जो तमाम रिकॉर्ड पूरी कर रहे हो तो यस आपके पास राइट है, you can make the application and you can switch your visa from tier 4 student to tier 2 skilled work visa। आपकी कॉल का शुक्रिया। वर्क वीज़े के लिए बहुत सारे क्लाइंट और दोस्त अभी ये कॉलर्स ये सवाल आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों, कि सिर्फ ये चैरिटी वीज़ा और उसके बाद जो सेकंड जो केरल की वीज़े की बात हो रही है। देखिए हम ओपनली लॉ ये कहता है कि जो शख्स यूके के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट हो, उसके डिपेंडेंट हो या वो किसी भी कैटेगरी में यूके में हो, कि वो स्विच कर सकता हो यहाँ पे टियर 2 पे। यस ही और शी हैव अ राइट टू बी स्विच विद इन कंट्री टू कम अंडर द वर्क परमिट या टियर 2। लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या उनको जो भी लोग स्विच करना चाह रहे हैं उनके पास कंपनी जो जॉब है, जॉब ऑफर है, और जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल या ग्रुप उनको जॉब ऑफर दे रहा है, क्या वो होम ऑफिस के साथ स्पॉन्सर लाइसेंस लिस्ट में अंडर द ए रेटिंग है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी बंदे ने यूके के अंदर अंडर द वर्क परमिट काम करना है तो उसकी जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो ये कि उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए। इट्स कॉस्ट। अब यूँ समझ लें कि इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल कि अगर किसी बंदे ने यूके के अंदर एज ए स्टूडेंट आना है या यहाँ पे यूके में रहते हुए उसने स्विच करना है स्टूडेंट वीज़े के लिए, तो जब तक उसके पास यूनिवर्सिटी से कैश नहीं होएगा जो कि एक्सेप्टेंस लेटर, उस वक्त तक वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए कंडीशन है कि कैश आपके पास हो, और कैश ओनली नीड टू बी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी विच दे आर ए रेटेड एंड विद द होम ऑफिस। बहुत सारे यहाँ पे स्टेट कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं है। इट डजेंट मीन कि अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, आप फीस पे कर दो, क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो और यहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आप अंडरस्टैंड करें कि अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं है, वो किसी को एडमिशन दे दें, फीस चार्ज कर दें, तो वो क्या कैश लेटर इशू नहीं कर सकते। सिमिलरली जो कंपनी है, अगर कंपनी के पास पोजीशन है, जॉब ऑफर कर सकते हैं, वैकेंसी है, लेकिन उसके ऊपर एक सेकंड लेयर ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड विद द होम ऑफिस अंडर द and their should be aerated and they have be on their list। अब कॉस के बगैर आपको टीयर 2 नहीं आएगा, और टीयर कॉस के लिए कंपनी का लाइसेंस होना ज़रूरी है, लिस्ट में होना ज़रूरी है, और बाकी तमाम रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी ज़रूरी है। पहले थे कॉल, फिर बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप स्पाउस वीजा से पेरेंट रूट पे कन्वर्ट होते हो, स्पाउस से आपकी नहीं बन गई, आप पेरेंट रूट पे कन्वर्ट हो जाते हो, तो पेरेंट रूट की जो रिक्वायरमेंट है इनकम की, मतलब मंथली आप कितना कमा रहे हो तो आपको पेरेंट रूट का वीजा मिल जाता है। और ये भी मेंशन करिएगा कि वो ग्रॉस होना चाहिए या नेट होना चाहिए। पेरेंट्स की क्या बात करते हो? स्पाउस भी है तो पेरेंट कैसे बनोगे आप? स्पाउस के साथ कोई एग्जांपल आपकी नहीं है, ठीक है, सेटिंग नहीं है, तो आप बच्चे की बेसदारी बाद आगे पेरेंट रूट पे जा सकते हो। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू, मच अप्रिशिएट। ओके, देखें आप टीवी पे आंसर सुने। पहली बात ये है कि जो मैंने ब्रेक से पहले भी डिस्कस किया है
कि अगर आप स्पाउस वीज़े पे हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका रिलेशनशिप कैरी ऑन नहीं हो रहा ड्यू टू सम रीज़न्स, तो आपकी सेपरेशन होती है, डिवोर्स होती है, तो आपके पास अंडर द लॉज़ या प्रोविजंस हैं कि येस यू कैन मेक द एप्लीकेशन विद इन अ कंट्री ईदर अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस और अंडर द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं कि अगर आपने बोला कि इफ़ यू आर द फादर ऑफ योर चाइल्ड एंड द चाइल्ड गॉट ब्रिटिश पासपोर्ट, तो फिर उसके बाद आप एज ए सेटल्ड चाइल्ड पेरेंट्स के तौर पे एप्लीकेशन कर सकते हो। और अब उसके लिए सवाल ये आता है कि क्या रिक्वायरमेंट बच्चा कैसे इनकम पूरी करेगा, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं आती, क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन होएगी इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द ह्यूमन राइट्स। आपको 10 साल के ऊपर डाला जाएगा और उसके लिए ये है कि आपके पास आप कहते हो कि आई एम द बायोलॉजिकल फादर ऑफ द चाइल्ड, but if unfortunately be deported and be removed from the country, then it will be very difficult for me to keep in touch with my child. I'm not want to leave the country. तो ये एक ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन बनती है, लेकिन उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो थोड़ी सी हाई हैं। इट्स नॉट सिंपल कि आप बोलोगे टिक बॉक्स है कि मेरी इनकम 18,600 पाउंड है और मेरे बच्चे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो मुझे यहाँ ग्राउंड कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ केस। केस ये कहता है कि आप जस्ट ऑनली स्पाउस के वीजे के ऊपर अंडर इमिग्रेशन रूट जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी सेपरेशन होती है बिफोर यू गेट द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और आपके पास बच्चा है जो ब्रिटिश सिटीजन है, तो फिर क्या आपके पास रेमेडीज हैं? तो उसके लिए ऑफ कोर्स चाइल्ड कॉन्टैक्ट है, चाइल्ड से मुलाकात, आपका टाइम हो रहा है, ही इज डिपेंडेंट, आप उसके वो आपके डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे आपको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है या रिमूव किया जाता है, तो बच्चे की लाइफ पे इफेक्ट होएगा। ये तमाम एविडेंस आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है या होम ऑफिस है, वो हमेशा बच्चों के राइट को प्राइमरी कंसिडर करते हैं और इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो इमिग्रेशन ऑफिसर होएगा वो कंफर्टेबल जोन में होएगा कि यस यार, अगर इसको डिपोर्ट किया जाता है या इसको इसकी लीव को कर्टेल किया जाता है, तो फिर ऑफ कोर्स जो चाइल्ड है वो अनफॉर्चुनेट की जो मेंटली तौर पे जब वो इस पे अफेक्ट होएगा, इन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। नंबर वन। नंबर टू ये कि ह्यूमन राइट्स में और भी चीज़ें आती हैं कि अगर वापस जाते हो तो वापस जगह रीसेटल क्यों नहीं हो सकते, और क्या अगर वापस अपने कंट्री में जाते हो तो बच्चे से आप कैसे कनेक्टेड नहीं हो सकते। तो या अगर आप यूके में रह रहे हो, बच्चा ब्रिटिश सिटीजन है, तो क्या आप उनकी एज ए पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे कर रहे हो, कोई ड्यूटीज आप पे कर रहे हो, या वो आप पे फिजिकली किसी तरीके से वो इफेक्ट हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको अटैच करनी पड़ती हैं और अंडर द ह्यूमर आपकी एप्लीकेशन होएगी। और वेरी लेस चांस, यस लॉ कहता है कि अगर ब्रिटिश चाइल्ड है तो आप अंडर द फैमिली रूट भी जा सकते हो, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो उसको कंसिडर करें और मोस्ट लाइकली अंडर द ह्यूमर एप्लीकेशन कंसिडर होएगी। अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रिक्वायरमेंट वो ये है, थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेन जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी चाइल्ड के साथ जो टाइज हैं और चाइल्ड की डिपेंडेंसी, एंड थर्ड ये है कि उसकी अगर आपको यहाँ से डिपोर्ट या रिमूव किया जाता है तो बच्चे की लाइफ पे उसका क्या असर पड़ेगा, और फाइनली ये कि आप वापस जाके क्या रीसेट अपने होम कंट्री में हो सकते हो कि नहीं। ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो सेट ऑफ द एसेंशियल डिस्कशंस हैं, ये ऑफ कोर्स कंसिडर होंगी। अगर इनको आप टिक बॉक्स के पोस्ट पास होते हो तो फिर यहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन अगेन आपको अंडर द 10 ईयर रूट वीज़ा मिलेगा और आप 10 साल पूरे करते हुए, लेकिन ये है कि जो 10 साल होंगे उसमें जो टाइम आपने एज ए स्पाउस गुजारा होगा वो भी मिला के आपके जो टाइम है वो आपको लॉन्ग रेजिडेंसी के अंदर यहाँ पे सेटलमेंट स्टेट मिल सकता है। ये एक मोस्ट जो प्रोबेबल चांस है मुझे लगता है। बाकी डिपेंड करता है कि एवरी बंदे की या ईच बंदे की या एक इंडिविजुअल की जो सर्कमस्टांसेस क्या हैं उसके मुताबिक जो केस रखा है वो अपना डिसीजन राइट। तो अगेन साथ साथ हमारी कन्वर्सेशन चल रही है अपने कॉल के साथ साथ कि अगेन वो सवाल ये आता है कि क्या लोग जो यहाँ पे जब वर्क अप्लाई करते हैं तो उनके डिपेंडेंट की पोजीशन क्या आती है। अब ये लॉ ये कहता है कि जो लोग यहाँ पे लिमिटेड लीव टू रिमेन के ऊपर होते हैं वो विद इन कंट्री स्विच नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे केस में देखा गया है क्योंकि यहाँ वीज़ा ग्रांट भी हो रहा है। अगेन कॉल है, लेते हैं कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ आया था स्टूडेंट में ना, तो किसी वजह से मैं जो है मेरा मतलब
तो अब ये है कि मैं ज़ाहिर है वहाँ पे उस रूट पे जब आया था तो उसमें मैंने जो है वो 2-3 साल गुज़ारे हैं मतलब लीगली ना। लेकिन अब मैं जो है वो मतलब मैरिड रूट पे कन्वर्ट हो गया हूँ अपने स्पाउस वीज़े पे ना। तो अब मुझे जो है वो इस पे 5 साल का टाइम पूरा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जाके वो करना पड़ेगा, या जो मेरे जो पीछे जो मैंने लीगल ईयर्स जहाँ पे गुज़ारे थे वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं? ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू। थैंक यू मेरे भाई, आप टीवी के आंसर सुने। आपके कॉल का शुक्रिया। अगेन जो स्टूडेंट वाला टाइम है उसको लॉन्ग रेजिडेंस में कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उनको जो एक 5 साल का टाइम है उसमें कंसिडर नहीं कर सकते। सपोज करें कि अगर आपने स्टूडेंट पे 7 साल गुजारे होते और उसके बाद शादी की होती और 5 साल का वीज़ा मिला होता, तो फिर वो 7 साल और 3 साल एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन 10 साल पूरे करते हुए आप उनको काउंट कर सकते थे। लेकिन अगर सपोज करें अब आपको यहाँ पे 3 से 4 साल हुए हैं, तो वो जो 4 साल और अब उसके बाद आपको डिपेंडेंट वीज़ा मिल गया है, तो अब आपको डिपेंडेंट के तौर पे कम से कम 5 साल पूरे करने होंगे। अब ये नहीं कह सकते कि मैंने 4 साल पहले गुज़ार लिए एज टियर 4 स्टूडेंट और 1 साल मैं स्पाउस पे गुज़ार के मेरे पूरे हो गए, मुझे यहाँ पे वीज़ा ग्रांट हो। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पे यूके के अंदर इंडेफिनिट के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द परमानेंट सेटलमेंट इन द यूके। नंबर 1, जैसे जो लोग यहाँ पे वर्क परमिट पे आते हैं वो 5 साल पूरे करने के बाद, जो यहाँ पे इंटरप्रेन्योर वीज़ा जो कि विज़ा वीज़ा उस पे आए हैं वो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जो स्पाउस पे आ रहे हैं वो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बच्चों की बेस पे 7 ईयर्स चार्ज कंसेशन पॉलिसी पे जा रहे हैं वो 10 ईयर्स के बाद कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं या किसी भी और कैटेगरी में आते हैं और लीगली यूके के अंदर 10 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वो भी क्वालिफाइड करते हैं कि उनको यहाँ पे वीज़ा मिला जाए। मसलन यूँ समझें कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे आया, उसने 3 साल गुज़ारे, फिर उसके बाद उसके पास पीएसडब्ल्यू मिल गया, उसने उसके बाद 2 साल गुज़ारे और उसके बाद वो जाता है टियर 2 पे चला जाता है, 2 साल वहाँ गुज़ारता है और उसके बाद फिर स्पाउस वीज़ा पे चला जाता है, तो 3 साल वहाँ में जाता है। तो ये टोटल इवन के डिफरेंट 4-5 कैटेगरीज़, क्योंकि सारी कैटेगरीज़ अलाउ करती हैं कि आपको विद इन कंट्री स्विच किया जाए। स्टूडेंट आप अलाउ करता है कि आप टियर 2 पे जाएँ, टियर 2 आपको अलाउ करता है कि आप वर्क परमिट पे चले जाएँ, वर्क परमिट आपको अलाउ करता है कि आप उसके बाद स्पाउस वीज़े पे चले जाएँ। तो इसलिए ये तमाम कैटेगरी में चलते जाओगे, तो जब टोटल अगर 5 साल आपके हो जाएँ, तो देखा जाए 10 साल हो जाएँ, तो आप अपना यहाँ पे इंडेफिनिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से यूँ देख लें कि अगर कुछ लोग यहाँ पे लीगल थे, फिर वो इल्लीगल हो गए, फिर उनको यहाँ पे स्टेटस मिल गया, तो उनको भी 10 साल पूरे करने पड़ते हैं। तो जो कैटेगरीज़ हैं, 5 से उसके पूरे करने पड़ते हैं। वो टीएफटी हो, वीज़ा हो, रिफ्यूजी स्टेटस हो, यूरोपियन डिपेंडेंट हो, यूरोपियन सेटलर स्टेटस हो, these all are the categories which you are qualified to make the application for the ILR after completing 5 years. तो जो स्टूडेंट वाला खाता है, उसमें कम से कम वो क्योंकि लॉन्ग रेजिडेंस में जाता है, वो 10 ईयर के रूट में जाते हैं। अगर तो 10 में क्वालिफाइड कर रहे हैं तो फेयर इनफ, अदरवाइज जब से आप स्पाउस वीज़े पे गए हो मेरे भाई, और स्पाउस वीज़ा जब आपको ग्रांट हो गया, अभी मैरिज डेट काउंट नहीं होती, जब वीज़ा आपको ग्रांट हो गया 2.5 साल का, तो सपोज करें अब 2.5 साल का वीज़ा आपको ग्रांट हो गया एंड प्रायर टू एक्सपायर योर लीव यू मेड एप्लीकेशंस और उसको डिसाइड होने में साल लग जाता है और फिर 2.5 साल की आपको लीव मिल जाती है, तो आपने 5 साल कंप्लीट करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ यू ग्रांटेड द लीव टू रिमेन एज ए स्पाउस। तो जब उसके पूरे हो जाए, बेशक आपके पास वीज़ा उसके पास रिमेनिंग पड़ा हो साल का, 2 साल का, लेकिन उससे मैटर नहीं करता। एज़ फार एज़ आप अपने 5 साल एज़ अ डिपेंडेंट ऑफ द सेटल्ड पर्सन्स इन द यूके, यू कैन कंप्लीट, यू कैन मेक एप्लीकेशन फॉर आईएलआर और उसके बाद जो कैटेगरी है कि आपने नेशनलिटी की एप्लीकेशन करनी है और वो उस पे आप जा सकते हो। राइट। हम अगेन आज वो वक्त का बात कर रहे थे कि जैसे ये होना जरूरी तरीके से टियर 2 के लिए आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का होना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल आता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी चैरिटी वीज़ा आया है तो चैट वीज़े के लिए क्या शायद हमें क्या करेंगे?
पहली बात तो ये है कि जब आपको किसी डिपार्टमेंट को, किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जब स्पॉन्सर लेटर मिलता है या उसको उसको ए लेवल कैटेगरी में को कंसिडर करते हैं बाय द होम ऑफिस, तो वो एक इंडिविजुअल, कंपनी या ऑर्गेनाइज़ेशन की अथॉरिटी होती है या वो उसकी मल्कियत, ओनरशिप होती है। सपोज़ करें हमारी लॉ फर्म है, हमारा स्पॉन्सर सप्लाई करते हैं, तो जो स्पॉन्सर लाइसेंस होगा इट विल बी बिलॉन्ग टू द गुड लॉ चैम्बर। लेकिन जब हम किसी को एम्प्लॉय करने लगेंगे तो ये नहीं कि मकसद कि हमारे पास अगर गुड लॉ चैम्बर के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है तो दे कैन हायर एनी पर्सन। नो, उनके बाद फर्दर ये है कि जो इंडिविजुअल विल मेक द एप्लीकेशन टू कम इन द यूके फॉर द वर्क परमिट या विद इन कंट्री लीव टू रिमेन डालेगा, उसकी एक अपनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है, वो अपनी पूरी करनी होगी। नंबर 1 कि क्या उसको क्वालिफिकेशन है इस फील्ड के अंदर, क्या उसका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके पास रेलेवेंट इंग्लिश लेवल है, उसके बाद उसका जो उसने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है वो आप कर रहे हो या कंपनी कर रही है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट विच नीड टू बी आई थिंक सेटिस्फाइड बाय द एम्प्लॉयर एज वेल, एज फार एज कि आपके पास कैश हो। अब हो क्या रहा है कि लोगों का ख्याल ये है कि शायद जो चैरिटी कंपनी है तो वो लेटर देगी, आपको आ जाओगे, या आपके पास जो केयर वाला बड़ा एक इशू आया हुआ है कि हर बंदा कह रहा है कि जी केयर के वीज़े हैं। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि सिंस द ब्रेक्सिट, उसके बाद पेंडेमिक, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो ये रिसेशन, इन्फ्लेशन, इसके बाद इतनी जगह पे वैकेंसीज एंड जॉब की अवेलेबिलिटी है कि हमें यहाँ पे मैन पावर की और स्पेशल जो कि सर्विसेज सेक्टर्स हैं उसमें एनएचएस इज ऑन द टॉप। इसमें बहुत सारी हमें मैन पावर की शॉर्टेज है यूके के अंदर। गवर्नमेंट को जो एडवाइजरी बोर्ड है उसे भी रिकमेंड किया है, उसकी निशानी ये है कि जब एडवाइजरी बोर्ड ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, तो उन्होंने इस तमाम जो सेक्टर्स हैं वो एनएचएस के जितने भी वो डॉक्टर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, नर्सिस हैं, इवन लाइब्रेरियंस हैं, जो स्टाफ है, उनको तमाम को इन्होंने शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल दिया है। अब शॉर्ट ऑक्यूपेशन इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे इस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना चाहेगा, तो ना तो उनको लेबर मार्केट टेस्ट की ज़रूरत है, और बेसिकली देखा जाए अदर वर्ड में तो ये एक सप्लाई इन डिमांड पे चले जाते हैं कि हमें डिमांड है, यदि सप्लाई हमें चाहिए तो प्लीज़ हमें बंदे और किए जाएँ। इवन द गवर्नमेंट या एनएचएस इंस्टीट्यूट या कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि प्लीज़ आप बंदों को लेके आओ, हमें उनकी स्टाफ शॉर्टेज है, ताकि हम आपको लुक आफ्टर भी कर सकें और जो आपको एक जो मिनिमल कॉस्ट आ रही है वो बेयर करने को भी तैयार है। अब जो केरल के भी हैं, अब देखें शॉर्टेज है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि और बंदे लाए जाएं, लेकिन उसके बावजूद you only can make the applications once you have a sponsor license in your hand. You can't make the application without sponsor license. तो ये इसलिए बहुत कहना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी केयर टेकर के वीज़े आ गए हैं, वो शॉर्टेज है और बंदे को ढूंढ रहे हैं, पर उन बंदों को जो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है, उनका एक्सपीरियंस है, और ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी का उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं है देन हाउ यू कैन गेट केयर वीज़ा। इसलिए तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, ये पहले था कि पहले केयर को वीज़ा नहीं मिलता था, नर्सिस को डॉक्टर को मिलता था। अब वो कहते हैं कि आप क्वालिफाइड नर्स नहीं भी है, केयर भी है, तो आपको आ रहा है, रिलीफ मिला है, उसमें उन्होंने थोड़ी छूट दी है, फ्लेक्सिबल हुई है गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो तमाम लॉज हैं उनको इग्नोर कर देंगे। जो लॉज हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेंगी। तो इसलिए केयर के वीज़े के ऊपर भी और चैरिटी के वीज़े के भी काफ़ी सारे लोगों के आजकल सवाल आ रहे हैं। इसलिए अगर if you or any family member or your friends interested to come in the UK under the care visa या under tier 2 work permit, तो first is first you need to make the application to the company. अब कंपनी आपको इंटरव्यू करती है, कॉल करती है, फ़ोन करती है, लेटर पे असेस करती है, वो आपको एक जॉब ऑफर करेंगे। अब जब आपको जॉब ऑफर होगी इट मीन्स आपको कॉस्ट इशू होएगा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप की बेस पे आप अपने जो इंडिविजुअल अपने ओन डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लगा के अपनी एप्लीकेशन उसमें सबमिट करोगे। There's chance they can go the interview, but the most likely nowadays into very hard and common वो पेपर पे डिसीजन ले रहे हैं
और काफ़ी फीवर में जा रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये डिमांड ज़्यादा है। और सेकंड, जब आप यहाँ पे आते हो तो यस आपके पास राइट है, जो भी पर्सन यूके के अंदर अंडर द वर्क परमिट आएगा उसके पास राइट है कि वो यहाँ पे रहते हुए अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को यहाँ पे ला सकता है। स्टेट एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री होएगा क्योंकि ऐसी फीस पे की होएगी, और यहाँ पे रहते हुए एक्सटेंशन कराएंगे और 5 साल पूरी करते हुए अपने आप को यहाँ पे इंडेफिनिट और फिर नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो नाज़रीन जिन्होंने आज कॉल किया सर उनका शुक्रिया। तब नेक्स्ट वेडनेसडे 6 to 7 मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।